बायोमोलिकुल्स आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे कि सवाल हर साल एक या दो पूछा ही जाता है, जेईई मेन में भी और जेईई एडवांस में भी। लोग जनरली इस चैप्टर को नेग्लेक्ट करते हैं बिकॉज ये चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लेक्स आपको फील होगा कंपेयर टू अदर चैप्टर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल होता है, वो थोड़ा बड़ा होगा कंपेयर टू दोज मॉलिक्यूल्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। जो भी मॉलिक्यूल्स हमने अभी तक स्टडी किया है इन डिफरेंट चैप्टर्स, हाइड्रोकार्बन, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन, एरोमेटिक कंपाउंड्स, इन सभी से यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स का साइज होगा वो थोड़ा बड़ा होगा। एज वेल एज यहाँ पर स्टीरियो केमिस्ट्री भी आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में जाकर के सोचना होगा, क्योंकि आपके पास स्टीरियो सेंटर बहुत ज्यादा होता है। खैर, हम लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे और आप इस पूरे वीडियो लेक्चर्स को पढ़ने के बाद, देखने के बाद पूरी तरह से बायोकेमिस्ट्री पे कमांड कर पाओगे। हर सवाल जो जेईई पूछा गया है और हर सवाल जो जेईई पूछेगा, ये सारा सवाल इस वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आप बना सकते हो। ठीक है। एक्चुअल में सवाल ये स्टार्ट करता है कि बायोमोलिकुल्स है क्या। नाम से आपको पता चल रहा होगा कि बायोमोलिकुल्स एक्चुअल में केमिस्ट्री का रिलेशन है विथ बायोलॉजी। जो बायोलॉजी है, जो भी बायोलॉजिकल सिस्टम है, लिविंग सिस्टम है, वो नॉन लिविंग एटम्स और मॉलिक्यूल से बना हुआ है। और किस तरह से बना हुआ है, क्या क्या अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होगा, किस तरह से बॉन्डेड होगा एटम्स, क्या क्या फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स है जो कि लाइफ को सस्टेन करने के लिए जरूरी है, इन्हीं सभी चीजों के बारे में हम लोग को बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ना है। बात अगर हम जेईई और पीएमटी सिलेबस की करें तो हम लोग को 4 पार्ट में बायोमोलिक्यूल्स का स्टडी करना है। सबसे पहले हम लोग को स्टडी करना है कार्बोहाइड्रेट्स, देन आफ्टर वी हैव टू स्टडी अबाउट एमिनो एसिड, देन आफ्टर विटामिन्स एंड देन आफ्टर न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल्स जो है, बायोमोलिक्यूल्स deal with molecules responsible for existence of, लिख सकते हैं, existence of living system। We have to mainly study about, हम लोग को स्टडी करना है, we have to mainly study about following types of बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है। सबसे पहले हम लोग को स्टडी करना है कार्बोहाइड्रेट्स। इसी का दूसरा नाम होता है शुगर, इसी का दूसरा नाम होता है सैकराइड्स। कार्बोहाइड्रेट, शुगर, सैकराइड्स एक ही चीज का नाम है। दूसरा होगा एमिनो एसिड्स, इसी को आप पॉली एमिनो एसिड्स के रूप में ही पढ़ोगे। और पॉली एमिनो एसिड्स को ही हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, या लार्जर मॉलिक्यूल हो जाने के बाद इसी का नाम है प्रोटीन्स। ठीक है। थर्ड वन अबाउट विच वी हैव टू स्टडी इज विटामिन, एंड फोर्थ वन वी हैव टू स्टडी अबाउट न्यूक्लिक एसिड। इसमें कि हम लोग डीएनए और आरएनए के बारे में स्टडी करेंगे।
तो ये 4 पार्ट है जो हम लोग को बायोमोलिकुल्स में स्टडी करना है। हम लोग बारी बारी से सारे पार्ट्स को डिटेल में स्टडी करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स का स्टडी आज करने जा रहे हैं और आज के बाद अगले कुछ क्लासेस तक हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स का ही स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स का स्टडी करने शुरू करने जा रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर या सैकराइड्स। देखिए, एज द नेम रिप्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन का हाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, जैसा कि नाम रिप्रेजेंट करता है कि कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, as the name represent carbohydrates can be represented as CxH2O का होल y, मतलब हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, वेयर एक्स वाई क्या है, नंबर है, एक्स और वाई क्या है, 1 2 3 4, कुछ भी अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, कोई दिक्कत इससे नहीं। हाउएवर there are some exception to this representation. जैसे कि आपको है रमनोज, इसका भी फॉर्मूला होता है C6H12O5। इस कार्बोहाइड्रेट्स को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो जैसा कि आपको दिख रहा होगा। C6H2O का होल 5 नहीं लिख सकते हैं हम, उसमें ये सेट नहीं करेगा। हाउएवर, इस बात को भी गौर करना है, हाउएवर मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स fit in the formula CxH2O का होल y। हालांकि अधिकतर कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो CxH2O का होल y जो आपका मोलिकुलर फॉर्मूला लिखा हुआ है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन लिखा हुआ, उसमें फिट हो जाता है। ठीक है, अब गौर ये कीजिए कि हमने ये कहा कि मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि हमने रमनोज बताया, C6H12O5 इसका फॉर्मूला होता है, जो कि इस फॉर्मूले के अंतर्गत नहीं आ पाए। एक और बात गौर करने लायक है कि हमने ये कहा कि मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स को फॉर्मूला ये होगा, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर फॉर्मूला, हर मोलिकुल जिसका कि मोलिकुलर फॉर्मूला इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सके वो कार्बोहाइड्रेट्स ही हो। बट इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट every molecule with molecular formula H2O Y is not regarded as
कार्बोहाइड्रेट्स। सभी जो होगा कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होगा। जैसे कि देखिए CH3COOH, इसको भी आप लिख सकते हो C2OH2O का होल 2, ठीक है, बट नॉट ए कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ठीक है। आप अगर लिखते हो H2C OH और OH, तो आप इसको लिख देखोगे HCH2O का होल 2, नॉट ए कार्बोहाइड्रेट। तो इस बात को आपको ये समझना होगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हर मोलिकुलर फॉर्मूला विद हर मोलिकुल विद दिस मोलिकुलर फॉर्मूला विल बी कार्बोहाइड्रेट्स। पॉइंट ये है कि हम लोग मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स को इस फॉर्मूला से लिख सकते हैं, लेकिन हर मोलिकुल विद मोलिकुलर फॉर्मूला दिस वन विल बी नॉट कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो हेंस most of the carbohydrates are represented by CXH2O का whole Y, but all molecule with molecular formula, but all molecule with molecular formula CXH2O का whole Y, but all molecules with molecular formula CXH2O का whole Y is not, are not taken as carbohydrate, ठीक है। सभी को हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं। तो सवाल ये स्टैंड करता है कि किसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स कहेंगे। तो एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट्स उस तरह के मॉलिक्यूल को कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स उस तरह के मॉलिक्यूल को कहा जाता है जो वन कार्बोनिल कंपाउंड, वन कार्बोनिल ग्रुप रखते हुए, वन कीटो और अल्डिहाइड ग्रुप रखते हुए अदर सभी कार्बन पर एक OH ग्रुप, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप रखे, मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप, such that one carbon must be carbonyl in the molecule and all other carbon must have one hydroxy group present on it, is known as carbohydrates, ठीक है। एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट्स का डिफिनेशन होगा ये कि एक्चुअली carbohydrates are polyhydroxy aldehyde और कीटोन, अल्डिहाइड और कीटोन। एक बात और गौर कर लीजिए कि हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। जो पॉलीहाइड्रोक्सी जो होना चाहिए वो ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन, सच दैट each carbon except carbonyl carbon, such that each carbon मतलब except carbonyl carbon should have one OH group present in there। गौर करने वाली बात यही है कि हर आपके पास जो कार्बन है उसके पास एक OH रहना चाहिए, ना एक से ज्यादा ना एक से कम, तभी वो कार्बोहाइड्रेट्स होगा, वरना कार्बोहाइड्रेट्स नहीं कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल में आपके पास है CH डबल बॉन्ड O और CH2OH। अगर आपको कहा जाए ये कार्बोहाइड्रेट्स है, देखिए आप रखोगे C
और 2 और आपके पास देखोगे H2O का होल 2 आ रहा है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं कहलाएगा बिकॉज ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होने का कारण ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होगा। देखिए ऑप्टिकली एक्टिवनेस जो है ये दर्शा रहा है कि कम से कम 3 कार्बन तो होना ही चाहिए। अगर आप इसको लिखोगे C3H2O का होल 3, तो ये अगर कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो ये कार्बोहाइड्रेट्स है, ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं था, ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं था। क्यों नहीं था? बिकॉज इसमें ऑप्टिकली एक्टिव सेंटर नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव भी होना जरूरी है। अगर आप CH डबल बॉन्ड O रखते हो, उसके बाद CH रखते हो, CH2 और फिर CH और OH रखते हो, ठीक है। अब अगर हम बात करें इस फॉर्मूला को हम चाहे तो C4H2O का वो लिख सकते हैं, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा क्योंकि कार्बोनिल के बगल में हर कार्बन पे, यहां पे नहीं है हाइड्रोक्सी ग्रुप और यहां पे दो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, मतलब ये भी क्या है आपका नहीं है कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हम ये करें तो ये भी कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होगा क्योंकि आप समझ सकते हो कि आपका दो कार्बोनिल ग्रुप है, CH2OH ये कार्बोहाइड्रेट्स है बिकॉज इसके पास देख सकते हो कि एक कार्बोनिल पोजीशन है और बाकी अदर जगह जो है आपके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप है हर जगह, और साथ साथ ऑप्टिकली एक्टिव भी है। बात अगर हम इसका करें तो ये जो होगा नहीं होगा कार्बोहाइड्रेट्स बिकॉज ऑप्टिकली एक्टिव ये नहीं है। CH डबल बॉन्ड O, CHOH, CHOH, CHOH और CH2OH ये कार्बोहाइड्रेट्स होगा। आप इसको फॉर्मूला में भी देखोगे सेट करके हो जाएगा सेट, ये भी फॉर्मूला में सेट हो जाएगा, मतलब C3H2O का होल 3, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होगा। इसमें 1 2 3 4 5 C5H2O का होल 5 आएगा, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स ये कार्बोहाइड्रेट्स है। CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH, CHOH और फिर CH2OH ये भी कार्बोहाइड्रेट्स होगा। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, फिट हो रहा है एंड ऑल अदर क्राइटेरिया ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप समझ सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट्स आप किस मॉलिक्यूल को कहोगे। पॉइंट सिंपल है कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होने का मतलब है कि एल्डिहाइड वाले के केस में कम से कम 3 कार्बन और कीटोन वाले केस में कम से कम 4 कार्बन। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन होना चाहिए ऑप्टिकली एक्टिव सच दैट ईच कार्बन एक्सेप्ट कार्बोनिल कार्बन शुड हैव 1 OH ग्रुप प्रेजेंट इन इट। हर कार्बन एक्सेप्ट कार्बोनिल कार्बन पर एक OH ग्रुप प्रेजेंट रहना चाहिए, न एक से ज्यादा न एक से कम। ऐसा नहीं हो सकता है एक जगह 2 कर देंगे एक में नहीं कर दें और उसको कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स तभी होगा जब पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप इस तरह से प्रेजेंट हो कि हर कार्बन पर एक OH ग्रुप हो, कहीं ना कहीं एक ऑप्टिकली एक्टिव सेंटर बन जाए और एक कार्बोनिल पोजीशन हो, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का डिफिनीशन आप समझ गए होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स होता क्या है। अब देखिए आपको दिख रहा होगा कि एल्डिहाइड और कीटोन 2 तरह का ग्रुप प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट्स में, और इसीलिए हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को ऑन द बेसिस ऑफ किस तरह का इसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन द कार्बोनिल ग्रुप, based on the carbonyl group
present in carbohydrates based on carbonyl group present in carbohydrates. There are two types of carbohydrates. दो तरह का कार्बोहाइड्रेट्स होगा. अगर हम कार्बोनिल ग्रुप की बात करें उसके आधार पर डिवीजन करें, जो कि हम आपको लिख देते हैं यहीं पे. कार्बोहाइड्रेट्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. एक पार्ट होगा अल्डोज कहते हैं और एक पार्ट होता है कीटोज कहते हैं. ठीक है. ये क्या करता है, कंटेन अल्डिहाइड ग्रुप. ये अल्डिहाइड ग्रुप कंटेन करेगा और ये क्या होगा, कंटेन कीटोन ग्रुप. एक अल्डिहाइड ग्रुप कंटेन करेगा, उसको हम लोग अल्डोज कहेंगे, और एक कीटोन ग्रुप कंटेन करेगा, इसको हम लोग कीटोज कहेंगे. ठीक है. और अगर हम बात करें यहां पर, अगर हम यहां पे आगे बात करें, देखिएगा आपके पास सिचुएशन ऐसा होगा. आपके पास है अल्डोज. इसका मोलिकुलर फॉर्मूला जनरल जो होगा वो दिस वन होगा, CHOH का होल N और CH2OH. इसका जनरल फॉर्मूला. जहां पर N का वैल्यू 1 2 3 4 इस तरह से होगा. यहां पर CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH का होल N और फिर CH2OH. यहां भी N का वैल्यू 1 2 3 4 होगा. ठीक है. जैसा कि आप देख सकते हो कि इसमें 3 कार्बन से शुरुआत हो जाएगा, उसमें 4 कार्बन. अगर हम वैल्यू ऑफ N लिख रहे हैं और उसके बाद इसका नाम लिख रहे हैं और इधर इसका नाम लिख रहे हैं, N का वैल्यू दोनों में रख करके हम नाम लिखते जा रहे हैं कि क्या नाम होगा. अगर आप N का वैल्यू रखते हो 1 तो आपके पास 3 कार्बन हो जाएगा. इसका नाम हो जाएगा अल्डो ट्राइओज. अगर आप यहां पर रखते हो तो सबसे मिनिमम होता है इसमें 4, तो हो जाएगा कीटो टेट्रोज. अगर हम इनका वैल्यू 2 रखते हैं तो इसका नाम हो जाएगा अल्डो टेट्रोज और यहां पे नाम हो जाएगा कीटो पेंटोज. अगर हम आगे बात करें N बराबर 3, इसका नाम हो जाएगा अल्डो पेंटोज और यहां पे नाम हो जाएगा कीटो हेक्सोज. अगर हम यहां पे बात करें तो आपके पास हो जाएगा अल्डो हेक्सोज और यहां पे बात करें तो हो जाएगा कीटो हेप्टोज. आप समझ सकते हो कि नाम किस तरह से किया जा रहा है, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ कार्बन आइटम. आप डाई तो होगा नहीं, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा ये सब यूज कर रहे हो, हेप्टा यूज कर रहे हो. ठीक है. तो बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, टाइप ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, अल्डिहाइड होगा प्रेजेंट कि कीटोन होगा प्रेजेंट, हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को इस 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं. ठीक है. अब ये आप समझ गए होंगे. अब देखिए कार्बोहाइड्रेट्स को जो जनरली नेचर में कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स का मेन सोर्स नेचर में क्या है, प्लांट्स. प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट्स जो है बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है और कार्बोहाइड्रेट्स जो नेचर में प्रेजेंट होता है वो अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होता है. मतलब उसमें एक से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स भी प्रेजेंट रहेगा, एक कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स भी प्रेजेंट रहेगा. तो डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स, जो हमने अल्डोज और कीटोज लिखा वो सिंगल कार्बोहाइड्रेट यूनिट था. तो
बहुत सारे मॉलिक्यूल में आपको एक से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स प्रेजेंट होगा। तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कहीं कहीं आप डिवीजन 3 टाइप में देखोगे, कहीं कहीं 4 टाइप में देखोगे, तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, ज्यादा कंफ्यूजन की बात नहीं है यहाँ पे। तो अगला डिवीजन हम लोग कर रहे हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स यूनिट, जो हमने अल्डोज और कीटोज लिखा, कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स, ठीक है। सैकराइड्स, सैकराइड्स या शुगर जो भी कहो, आर डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स। 4 पार्ट, 3 पार्ट्स, एनसीईआरटी 3 पार्ट्स को डील करता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कर सकते हैं 4 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, ठीक है। हम लिखते हैं मोनोसैकराइड्स, डाइसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स और पॉलीसैकराइड्स। और पॉलीसैकराइड्स, ये 4 क्लासिफिकेशन है जो हम लोग बारी बारी से सबके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इधर देखिए हम प्रॉपर्टीज लिखते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या क्या होगा। सबसे पहली बात है नंबर ऑफ यूनिट, कितना यूनिट प्रेजेंट है। मोनोसैकराइड्स में 1 कार्बोहाइड्रेट यूनिट प्रेजेंट होगा, 1 कार्बोहाइड्रेट यूनिट प्रेजेंट। इसमें क्या होगा, 2 कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स आर प्रेजेंट। इसमें क्या होगा, 3 to 10 कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स आर प्रेजेंट। कहीं कहीं आप देखोगे डाइसैकराइड्स और ओलिगोसैकराइड्स को एक साथ कर दिया जाता है और 2 to 10 कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स के बारे में लिखा जाता है। तो कोई बहुत साइंटिफिक बात नहीं है ये कि आप 2 से 10 रखते हो एक साथ कि 3 से 10 रखते हो। और यहां पे क्या होगा, मोर देन 10 कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स आर प्रेजेंट। more than 10 carbohydrates units are present। पहला। दूसरा देखिए, जब इसमें सिंगल कार्बोहाइड्रेट यूनिट प्रेजेंट है तो इसको हम लोग फर्दर ब्रेक करके और सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। कांट बी रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड मतलब यहां रिडक्शन नहीं है, कांट बी रिड्यूस्ड मतलब छोटा करना, कांट बी रिड्यूस्ड इनटू सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स। यही सबसे सिंपलर होता ही है, तो इसलिए इसको हम लोग सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं कर सकते हैं। और ये होगा कैन बी रिड्यूस्ड टू सिंपल टू मोनोसैकराइड्स। इसको हम लोग मोनोसैकराइड्स 2 मोनोसैकराइड्स में डिवाइड कर सकते हैं, बिकॉज 2 मोनोसैकराइड्स से ही मिलकर के डाइसैकराइड्स बन रहा हो। और कैन बी रिड्यूस्ड टू 3 to 10 मोनोसैकराइड्स। और कैन बी रिड्यूस्ड टू greater than 10 monosaccharides।
जिससे बना है उसको आप तोड़ सकते हो, अलग अलग कर सकते हो। ठीक है, रिड्यूस। तीसरा है नेचर। ये जो होता है क्रिस्टलाइन होता है, जबकि ये सब क्या होता है, एमोर्फस होता है। एमोर्फस, जनरली एमोर्फस होता है, ये बात गौर कीजिएगा। मतलब कुछ एक्सेप्शन आ सकता है इन सब में, एमोर्फस जनरल। ठीक है, चौथा सॉल्युबिलिटी। ये क्या होता है, वाटर सोलुबल होता है, ये भी वाटर सोलुबल होता है, ये इनसोलुबल होता है, और ये जो है इनसोलुबल होता है। पॉलीसेकेराइड्स जो होगा इनसोलुबल होगा वाटर में। अगर हम पांचवा केस लिखें, ठीक है, तो एग्जाम्पल की बात अगर करते हैं हम, तो एग्जाम्पल होगा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इसका एग्जाम्पल होगा सुक्रोज, माल्टोज, इसका एग्जाम्पल होगा सेलुलोज, स्टार्च, गम, ये सब जो होगा इसका एग्जाम्पल होगा। ओलिगोसेक्राइड्स का एग्जाम्पल आप लिख सकते हो एमाइलोज टाइप का। ठीक है, तो ये जो है आपका डिवीजन है सेक्राइड्स का ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स प्रेजेंट इन सेक्राइड्स। ठीक है, हम बता दें, एक और बात जान लीजिए, पॉलीसेक्राइड जो होता है वो स्वीट नेचर का नहीं होता है, और इसलिए पॉलीसेक्राइड्स को जनरली नॉन शुगर भी कहा जाता है। पॉलीसेक्राइड स्वीट नहीं होता है, इसके कारण से उसको नॉन शुगर भी कहा जाता है। ठीक है, तो यही जो है कार्बोहाइड्रेट्स यूनिट है, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, डाइसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स को कहीं कहीं साथ साथ लिखा जाता है, जैसा कि एनसीईआरटी में किया गया है, तो आप समझ सकते हो, उसको एक साथ भी लेकर चल सकते हैं हम लोग। तो हम लोग अभी इस चैप्टर में बारी बारी से सभी तरह के सेक्राइड्स को स्टडी करेंगे। सभी तरह के सेक्राइड्स को हम लोग बारी बारी से स्टडी करेंगे। सबसे पहले मोनोसेक्राइड्स को स्टडी करते हैं, और उसके बाद हम लोग डाइसेक्राइड्स को, एंड देन आफ्टर पॉलीसेक्राइड्स को स्टडी करेंगे। तो देखिए, स्टडी ऑफ मोनोसेक्राइड्स। स्टडी ऑफ मोनोसेक्राइड्स। देखिए, मोनोसेक्राइड्स का स्टडी करने से पहले, या कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स का स्टडी करने से पहले, हम लोग को स्टीरियोकेमिस्ट्री जो यूज होता है कार्बोहाइड्रेट्स में, उसको समझना होगा। क्योंकि एक इंपॉर्टेंट बात यही है कि हर कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, और कार्बोहाइड्रेट्स में जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है उसको हम लोग आरएस कॉन्फ़िगरेशन की बजाय डीएल कॉन्फ़िगरेशन की मदद से पढ़ते हैं, जो हम लोग यहां पे जान लेंगे। वैसे डीएल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपको बताया गया है इन स्टीरियोकेमिस्ट्री, लेकिन हम लोग यहाँ पे दोबारा इसको आपको बताते हैं ताकि आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री सेक्राइड्स का समझने में सहूलियत हो। तो सबसे पहली बात है कि सिंस सेक्राइड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, and hence we have to first study the stereochemistry involved
इन सैकराइड्स। स्टीरियोकेमिस्ट्री जो सैकराइड्स में इन्वॉल्व होगा उसके बारे में सबसे पहले पढ़ना होगा। एक्चुअली इन कार्बोहाइड्रेट्स या सैकराइड्स टू बी कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स, DL configuration is used. DL configuration is used in place of RS configuration. DL configuration को यूज करते हैं in place of RS configuration. और for DL configuration we select a reference molecule glyceraldehyde। हम लोग एक रेफरेंस मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड को डीएल कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक रेफरेंस मॉलिक्यूल की तरह सेलेक्ट करते हैं। आर कॉन्फ़िगर्ड glyceraldehyde is called D-glyceraldehyde. D-glyceraldehyde and any carbohydrates which is formed from D-glyceraldehyde is called D-isomer। डी कार्बोहाइड्रेट्स की हम सुनते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की हम लोग बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे। आर कॉन्फ़िगरेशन का जो ग्लिसरॉल्डिहाइड होगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड ये होता है CHO, CH2OH और OH और H, यही जो है डी ग्लिसरॉल्डिहाइड होगा, जो आप देख सकते हो कि इसमें आर कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, H यहां जाएगा, ये वहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, तो OH ये है, CHO ये है, सेकेंड प्रायोरिटी और थर्ड प्रायोरिटी तो दिस वन। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि क्लॉकवाइज है तो आर कॉन्फ़िगरेशन है। इससे अगर कोई भी कंपाउंड बनेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे डी कार्बोहाइड्रेट्स। अगर आप इससे कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन करते हो तो उसको हम लोग डी कार्बोहाइड्रेट्स कहेंगे। ठीक है, जहां पर ये आपको बता दें डी ग्लिसरॉल्डिहाइड डेक्स्ट्रोडेट्री होता है, जबकि डी कार्बोहाइड्रेट्स हो सकता है, डेक्स्ट्रो और लेवो दोनों हो सकता है। इस बात को गौर कीजिएगा, ये जो है डेक्स्ट्रोडेट्री है, जबकि ये जो है डेक्स्ट्रो और लेवो रोटेटरी होगा, which should be determined from experiment। ये जो होना चाहिए एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन होना चाहिए कि डेक्स्ट्रोडेट्री है कि लेवोरोटेट्री है। समझ लो, कार्बोहाइड्रेट्स का यही तरीका है कि अगर डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से कोई कार्बोहाइड्रेट्स बन रहा है तो डी कार्बोहाइड्रेट्स कहलाएगा। जहां पर डी ग्लिसरॉल्डिहाइड हमेशा डेक्स्ट्रोडेट्री होता है, डी कार्बोहाइड्रेट डेक्स्ट्रो और लेवो दोनों डेट्री हो सकता है, जिसको कि आपको एक्सपेरिमेंट से जानना होगा। इट शुड बी ऑल्सो नोटेड दैट डी कॉन्फ़िगरेशन of carbohydrates is determined by C star asymmetric carbon, determined by last asymmetric carbon। जो लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन होगा उसके आधार पे आप डी कॉन्फ़िगरेशन और एल कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करोगे। ठीक है,
site determined by configuration at last asymmetric carbon. आपको डी कन्फिग्रेशन लास्ट एसिमेट्रिक कन्फिग्रेशन पे अप्लाई करना होगा, ठीक है। सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं, सिमिलरली जो होगा हम लोग इसी में चेंज कर सकते हैं कि अगर आपके पास, सिमिलरली हम इसी में चेंज कर सकते हैं, अगर आपके पास एस कन्फिगर्ड गिल्सरल्डिहाइड है तो इसको हम लोग एल गिल्सरल्डिहाइड कहेंगे, and any carbohydrates which is formed from L-glyceraldehyde is called L carbohydrates. अगर हम L की बात करें तो L ये हो जाएगा, ये आपका L-glyceraldehyde है, ये डेक्स्ट्रो की बजाय लेवोरोटेटरी होता है, और इससे जो कार्बोहाइड्रेट्स बनेगा उसको हम लोग L कार्बोहाइड्रेट्स कहेंगे। और डेक्स्ट्रो और लेवोरोटेटरी क्या होगा ये डिपेंड करेगा एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन करना पड़ेगा। ऑल्सो इट शुड बी नोटेड दैट एल कन्फिग्रेशन ऑन कार्बोहाइड्रेट इज डिटरमाइंड बाय कन्फिग्रेशन एट लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन। तो इन दोनों सेम चीज है, सेम हम इसमें चेंज करके आपको समझा दिए। तो एक्चुअली आपको ये समझ में आ रहा होगा, एक्चुअली डीएल कन्फिग्रेशन ऑन कार्बोहाइड्रेट्स in carbohydrate is determined by DL configuration in carbohydrate is determined by configuration at last asymmetric center. Configuration at last asymmetric center. And hence D and L carbohydrates have same configuration at all asymmetric center, at all other asymmetric center except last C star. So D and L carbohydrates are ईपीमर। डी एंड एल कार्बोहाइड्रेट होता है ईपीमर होता है, विच डिफर इन विच आर दोज डायस्टेरियोमर्स, उस तरह का डायस्टेरियोमर्स होता है ये सब, विच डिफर इन configuration only at one asymmetric center. ठीक है, only at one asymmetric center. ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि आपको डीएल कॉन्फ़िगरेशन यूज करना होगा कार्बोहाइड्रेट्स में, ना कि आरएस कॉन्फ़िगरेशन। डीएल कॉन्फ़िगरेशन भी आप लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन पे अप्लाई करते हो टू असाइन डीएल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो अगर हम मान लिया आपसे क्वेश्चन देते हैं कि डी ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड एल ग्लिसरॉल्डिहाइड, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड एल ग्लिसरॉल्डिहाइड आर, ऑप्शन ए है डायस्टेरियोमर, बी है ईपीमर, सी है एनेंशियोमर और डी है मेसोमर। तो अभी आपको बताया गया डी ग्लिसरॉल्डिहाइड और एल ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर।
डी डिस्टिल्ड और एल डिस्टिल्ड में मात्र एक एसिमेट्रिक सेंटर होता है और वो अपोजिट हो जाता है, इसका मतलब ये एनेंशियोमर हो। ठीक है, डिस्टिल्ड हैज ओनली वन, डिस्टिल्ड हैज ओनली वन सी स्टार, एसिमेट्रिक सेंटर को सी स्टार से रिप्रेजेंट है और सिर्फ एक स्टार सी स्टार है, उस पे अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर जा रहा है मतलब एनेंशियोमर ही बनेगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज आर ए ऑप्शन डायस्ट्रियोमर, बी ऑप्शन ईपीमर, सी ऑप्शन इनेंशियोमर और डी ऑप्शन मेसोमर। तो इस केस में क्या होगा, ग्लूकोज के पास जो है 4 जो होगा एसिमेट्रिक सेंटर होता है। अब 4 एसिमेट्रिक सेंटर में डी और एल में क्या होगा, लास्ट एसिमेट्रिक सेंटर पर अपोजिट आरएस कॉन्फ़िगरेशन होगा, बाकी जगह आरएस कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन होगा। इसका मतलब डायस्ट्रियोमर होगा और सिर्फ एक जगह चेंज होने के कारण उस तरह का डायस्ट्रियोमर जिसमें आरएस कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें कॉन्फ़िगरेशन मात्र एक जगह चेंज करता हो, उसको हम लोग क्या करते हैं, ईपीमर करते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स में डीएल कॉन्फ़िगरेशन किसी कार्बोहाइड्रेट को देते हैं। डीएल कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए याद रखिएगा लास्ट एसिमेट्रिक सेंटर को ही देखा जाता है, जो कि हमने आपको यहां पे समझाया है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने ये सीखा कि कार्बोहाइड्रेट्स होता क्या है, कैसे आप कार्बोहाइड्रेट्स को पहचानोगे, कार्बोहाइड्रेट्स का टाइप क्या है और कार्बोहाइड्रेट्स में स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे यूज करते हैं। अगले क्लास से हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स का स्टडी डिटेल में करना शुरू करेंगे।